कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वो 74 वर्ष के थे और रामविलास पासवान पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें किडनी और हार्ट की समस्या थी और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दी है। 24 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और इसी कारण वो बिहार चुनाव में भी सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे थे और बड़ी बड़ी बैठकों में वो दिख नहीं रहे थे। फिलहाल वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। रामविलास पासवान के नाम 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का एक अनूठा रिकॉर्ड है। वो वीपी सिंह के साथ काम कर चुके हैं जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एचडी देवेगौड़ा की सरकार में काम किया, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे और नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री वो रहे। यानी चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, किसी तीसरे मोर्चे की सरकार हो, वो हर सरकार में मंत्री रहे हैं। ये सभी अलग अलग दलों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन रामविलास पासवान ने इन सभी के साथ मिलकर काम किया। दलित राजनीति का उन्हें बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है और जीवन भर उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए और दलितों के लिए काम किया। और उनकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी दलितों की पार्टी मानी जाती है और बिहार के चुनावों से ठीक पहले उनकी इस तरह मृत्यु हो जाना बिहार के चुनावों पर भी एक बहुत गहरा असर डालेगा। रामविलास पासवान भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। पहले वो जनता दल में थे, लेकिन वर्ष 2000 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। और फिर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी से गठबंधन कर लिया और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो उनकी कैबिनेट के सदस्य बन गए। रामविलास पासवान का राजनीतिक करियर लगभग 32 वर्ष लंबा रहा, जिसमें उन्होंने कुल 11 चुनाव लड़े, जिनमें से 9 में उनकी जीत हुई। इस बार लोकसभा के लिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। मनमोहन सिंह की सरकार में वर्ष 2004 से 2009 तक वो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री रहे। वाजपेयी जी की सरकार में वर्ष 2001 से 2002 तक केंद्रीय खनिज मंत्री रहे। गुजरात दंगों के बाद उन्होंने वाजपेयी सरकार से तब इस्तीफा दे दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ही 1999 से 2000 तक वो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहे। 1996 से 98 तक वो देश के रेल मंत्री रहे और इस दौरान एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे। 1989 में भी वो वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने थे। रामविलास पासवान बिहार के खगड़िया जिले में एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और 1969 में वो बिहार पुलिस में डीएसपी के पद के लिए चुने गए थे। लेकिन उसी साल वो बिहार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बन गए। यानी डीएसपी ना बनकर, पुलिस में ना जाकर वो राजनीति में आ गए और फिर विधायक बन गए। रामविलास पासवान को याद करते हुए सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2 हफ्ते पहले ही रामविलास पासवान से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा तब नहीं था कि एक दिन अचानक इस तरह वो चले जाएंगे। पासवान जी का निधन एक बेहद ही दुखद समाचार है। वो जिंदगी भर दलित, पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे। मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे। जिंदगी उन्होंने इन्हीं विषयों के लिए खपा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उनका बहुत विश्वास था और हमेशा उनकी तारीफ वो करते थे। आज केवल बिहार में नहीं, पूरे देश भर में लोगों को बहुत दुख हो रहा है। एक जिंदा दिल इंसान थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे और ऐसे व्यक्ति अचानक, अभी जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें भी वो आए थे 1 सप्ताह पहले, लेकिन 2 सप्ताह पहले, लेकिन अभी वो चल बसे। बहुत दुखद समाचार है। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। बहुत ही दुखद समाचार हम लोगों को मिली है।
और मैं इतना कहना चाहता हूं कि रामविलास पासवान जी एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं बिहार की राजनीति में। इतना लंबे उनका अनुभव रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है। लोगों की आवाज़ को, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की हमेशा उन्होंने उत्थान की बात कही है और लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। हम लोग तो बचपन से ही उनको देखते रहे हैं। एक पारिवारिक संबंध हम लोगों का रहा है। राजनीति भले ही अलग मायने हैं, लेकिन एक परिवार के संबंध में, परिवार के रूप में हम लोग सब लोग जो है रहे हैं। हम लोग के घरेलू संबंध था, आना जाना भी रहता था, हर चीज़ में, दुख सुख में समाचार लेना, पूछना, और भगवान से ही उनसे प्रार्थना करती हूँ। भगवान को, ईश्वर उनको जगह दे और परिवारजन को शक्ति दे। कोरोना काल में भी गरीबों को जो अनाज सब जगह मिला, उसमें उनका मंत्रालय और उनका एक बहुत अहम रोल था जो नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। वो एक सफल इंसान थे, एक सफल मंत्री थे, एक सफल मित्र थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। व्यक्तिगत तौर पर भी वो मुझसे इतना स्नेह करते थे कि मुझे लगता है कि मैंने अपने परिवार का कोई व्यक्ति खोया है। रामविलास जी, आप सदा याद रहेंगे। रामविलास पासवान की खास बात ये थी कि वो सभी लोगों में, चाहे वो उनके अपनी विचारधारा के लोग हों, अपनी पार्टी के लोग हों, अपने गठबंधन के लोग हों, या उनके विरोधी हों, या फिर मीडिया के लोग हों, वो सब में बहुत लोकप्रिय थे और हर वर्ग में उनके दोस्त थे। तो आज मुझे लगता है कि न सिर्फ राजनीति में जो लोग उन्हें जानते थे, चाहे वो उनके दोस्त रहे हों या उनके राजनीतिक दुश्मन रहे हों, वो सब बहुत दुखी होंगे। मीडिया में भी रामविलास पासवान बहुत लोकप्रिय थे, बहुत लोकप्रिय शख्सियत थे। और जब कभी वो अपने घर पर कोई समारोह करते थे, जिस तरह से लोग आते थे और जितनी बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, वो इस बात का सबूत है कि वो कितने लोकप्रिय थे। भारत के लोगों के लिए, आप सब के लिए, जो हर रोज शाम को टीवी से चिपक जाते हैं, और आप सब लोग जो हर शाम को हमारे पास यानी न्यूज चैनल्स के पास आते हैं खबरें सुनने के लिए, खबरें सुनकर अपनी राय बनाते हैं किसी मुद्दे पर, उन सब के लिए आज एक काली शाम है। क्योंकि अगर मुंबई पुलिस की हम माने तो आप लोगों को ठग लिया गया है, आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। देश के लोग आज दुखी हैं क्योंकि आज शायद देश में पहली बार एक टीआरपी घोटाले का खुलासा हुआ है। घोटाले तो हमारे देश में होते ही रहते हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए घोटाले, पैसे के घोटाले, घोटालों की हमें आदत सी पड़ गई है, लेकिन टीआरपी घोटाला पहली बार सुना है। आज दोपहर को मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पूरे देश को चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि टीआरपी से छेड़छाड़ के आरोप में मुंबई पुलिस ने 3 टीवी चैनल्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और इनमें से 2 चैनल्स के प्रोमोटर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टीवी का। यह वो न्यूज चैनल है जो देश का नंबर 1 चैनल होने का दावा करता था, और यह दावा सही था क्योंकि टीआरपी भी यही कहती है कि यह न्यूज चैनल नंबर 1 है, चाहे वो अंग्रेजी का रिपब्लिक टीवी हो या फिर हिंदी में रिपब्लिक भारत हो। आज ही नई टीआरपी आई है क्योंकि हर थर्सडे को, हर वीरवार को साप्ताहिक टीआरपी रिलीज होती है, और आज जो टीआरपी आई है उसमें भी ये दोनों चैनल्स नंबर 1 हैं। आज मुंबई पुलिस ने खुलासा किया कि यह टीआरपी नकली थी और खरीदी हुई टीआरपी थी। मुंबई पुलिस के अनुसार मुंबई में बहुत सारे परिवारों को हर महीने 500 रुपए देकर यह कहा जाता था कि वो अपने टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल लगाकर रखें, एक ही चैनल लगाकर छोड़ दें, घंटों तक वही चैनल चलता रहे। यह खुलासा वीरवार के दिन हुआ है। वीरवार हफ्ते का वो दिन होता है जब टीवी चैनलों की टीआरपी आती है, और आज के दिन जो टीआरपी आई है, आज के दिन हुई टीआरपी की इस चोरी की तुलना आप बूथ कैप्चरिंग से कर सकते हैं। नेताओं के लिए जो महत्व वोटों का होता है, टीवी चैनल्स के लिए वही महत्व टीआरपी का होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो महत्व फिल्म स्टार्स के लिए होता है जब उनकी फिल्में रिलीज होती हैं, वही महत्व टीवी चैनल्स के लिए टीआरपी का होता है। कल्पना कीजिए कि अगर कभी कोई ईवीएम हैक हो जाए इस देश में तो कितनी बड़ी खबर बनेगी। इसी प्रकार अगर टीआरपी मापने वाले बक्से हैक कर लिए जाएं तो इससे बड़ी खबर आज की दुनिया में क्या होगी। एक अंदाजा आप लगाकर देखिए, एक उदाहरण आपको देते हैं।
वर्ष 1975 में चुनावों में धांधली के आरोप में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तब दोषी पाई गई थी। उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था और उन पर चुनाव लड़ने को लेकर 6 साल की पाबंदी लगा दी गई थी। यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि उस समय देश में इमरजेंसी लगा दी गई। यानी धांधली चाहे चुनावों में हो या टीआरपी में हो, लोकतंत्र के लिए दोनों ही बहुत हानिकारक हैं। और शायद इसीलिए आज के बाद से आपका इस टीआरपी शब्द से भरोसा उठ जाएगा और आपको टीआरपी शब्द शायद एक अपशब्द लगने लगेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन आज जिस शख्स ने यह पूरा पर्दाफाश किया है, आज जिस शख्स ने पूरे देश को चौंका दिया है, उस शख्स का नाम है मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जिन्होंने आज मीडिया के सामने यह खुलासा किया। उनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। इसलिए सीधे हम मुंबई चलते हैं परमबीर सिंह के पास। परमबीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो खुलासा आपने किया, पूरा देश उससे हैरान है, चौंक गया है पूरा देश। इससे पहले हमने बैंकों को लुटते हुए देखा है, घरों में चोरी होते हुए देखी है, तमाम तरह की चोरियां हमने देखी हैं, बैंकों में फ्रॉड होते हुए देखे हैं। लेकिन ये जो टीआरपी चोरी का मामला आया है, ये देश ने पहली बार देखा है। और मुझे लगता है कि आप शायद पहले पुलिस कमिश्नर होंगे और आपकी फोर्स पहली पुलिस फोर्स होगी जिसने इस टीआरपी स्कैम का खुलासा किया है। तो आप थोड़ा पूरे देश को बताइए, कैसे आपने इसका खुलासा किया, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया, कैसे आप यहां तक पहुंचे, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल मामला है। जी हाँ, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की एक एजेंसी है जिसका नाम है बार्क। और बार्क का काम है अलग अलग चैनल्स की व्यूअरशिप को रेट करना, उनकी टीआरपी डिटरमिन करना। और इस काम में मदद करने के लिए बार्क ने अपॉइंट किया हुआ था हंसा नाम की एक एजेंसी को। तो हमको हंसा एजेंसी ने आके ऐसा कंप्लेंट दिया था, एफआईआर दिया था कि उनके नीचे एक्स कुछ कर्मचारी थे, फॉर्मर उनके कर्मचारी थे जो पहले वहाँ पे काम करते थे। वो वहाँ से उनका जो कस्टमर डेटाबेस था उसको लेके चुरा कर जब वो नौकरी छोड़े उस डेटाबेस को साथ ले गए थे। उस कस्टमर डेटाबेस का इस्तेमाल आज किया जा रहा है। और यहाँ कस्टमर डेटाबेस का मतलब एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। इसका मतलब होता है कि पूरे हिंदुस्तान में करीब 30,000 बैरोमीटर हंसा और बार्क ने मिलकर अलग लोगों के घरों में लगाए हैं। अकेले मुंबई में करीब 2,000 इस प्रकार के बैरोमीटर लगाए गए हैं। और इस बैरोमीटर जिन घरों में लगे होते हैं वो कौन से चैनल को कितनी देर के लिए देख रहा है, उसके हिसाब से टीआरपी डिसाइड की जाती है। और टीआरपी पूरी व्यूअरशिप पे नहीं की जाती, सिर्फ ये 30,000 या ये 2,000 जो मीटर लगे हुए हैं उसके बेसिस पे ये टीआरपी देखी जाती है। ये किसके घर में टीआरपी मापने वाला ही मीटर लगा हुआ है, बैरोमीटर लगा हुआ है, ये कॉन्फिडेंशियल डाटा था हंसा का। लेकिन एक्स एम्प्लॉय वो वहां से डेटा चुरा कर ले गए। टीआरपी को मैनिपुलेट करने के लिए करा जा रहा था, ऐसा आरोप हमारे पास आया। हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन में करने के बाद हमारे सामने ये आया कि 2 तो छोटे चैनल सामने आए, एक तो फक्त मराठी और एक बॉक्स सिनेमा, जो कि इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, टीआरपी को मैनिपुलेट इस बैरोमीटर के मार्फत से कर रहे थे। और आगे जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें हमको ये भी मालूम पड़ा कि रिपब्लिक चैनल है वो भी इसी प्रकार का टीआरपी मैनिपुलेशन का काम कर रहा था। बार्क ने हमको अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट में बताया कि रिपब्लिक टीवी की जो सस्पिशियस ट्रेंड्स दिखाई दे रहे थे, ये मैं आपको रिपीट करता हूं, बार्क ने अपनी रिपोर्ट में हमको बताया। और इसी प्रकार से कुछ कस्टमर्स का सस्पिशियस व्यूइंग दिखाई दे रहा था, उसका डेटा हमसे शेयर किया। हमने उन कस्टमर्स को बुलाया और उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने मान्य किया कि उनको अप्रोच किया गया था कुछ लोगों के मार्फत, जो बीच में दलाली करने वाले लोग थे या जो इन लोगों से डायरेक्ट संपर्क में थे। और ऐसे 2 व्यक्तियों को पहले हमने अरेस्ट किया। उनके पास से काफ़ी पैसा जब्त हुआ, 20 लाख उनके अकाउंट से, 8.5 लाख उनके लॉकर से जब्त किया गया। और इन कस्टमर्स ने हमको ये भी बताया कि उनको हर महीना कुछ 400-500 रुपया दिया जाता था एक ही चैनल को लगातार लगाए रखने के लिए, वो घर में हो या ना हो इसी चैनल को चलता रखना चाहिए।
और अगर वो इंग्लिश जानते हैं नहीं जानते तब भी इंग्लिश का चैनल लगाए रखिए। तो इसका डायरेक्ट अर्थ ये था कि टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। उसका जो बैरोमीटर नापता था कि कौन व्यक्ति कितनी देर कौन सा चैनल देखता है, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा था। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो टीआरपी है ये डायरेक्टली ट्रांसलेट होती है एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में। आपका एडवर्टाइजमेंट का रेट कितना रहेगा, कितना आप रेवेन्यू अर्न करेंगे, ये एडवर्टाइजर्स टीआरपी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। सो अगर आप टीआरपी को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बेईमानी तो एडवर्टाइजर्स के साथ है। दूसरा, अगर एक चैनल बेईमानी करके टीआरपी गेन कर रहा है, वो दूसरे चैनल को नुकसान करके एट द कॉस्ट ऑफ अदर चैनल टीआरपी कैन बी गेन्ड। तो एक बेनिफिशियरी था अनड्यू और एक को अनड्यू लॉस करा जा रहा था दूसरे चैनल को। सभी चैनल, आपके जैसे चैनल भी इसमें नुकसान उठा रहे थे इस फॉल्स टीआरपी रैकेट का। तो इस जरिए से फॉल्स टीआरपी जनरेट करके उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाई, जो 3 चैनल का मैंने नाम लिया, और उसके जरिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू जनरेट किया, और जो रेवेन्यू का एक्स्ट्रा जनरेट किया गया वो हमारा प्रोसीड ऑफ क्राइम माना जाएगा। उसी दिशा में हमारा आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जी परमवीर जी, अब जो रेवेन्यू जनरेट किया गया, जिस तरफ आपने इशारा किया है, वो तो उस चैनल के बैंक अकाउंट में होगा, और उसमें वो रेवेन्यू आया है एडवर्टाइजर से चैनल के बैंक अकाउंट में। तो क्या इसके आगे की कार्रवाई ये हो सकती है कि आप बैंक अकाउंट्स को सीज करेंगे? इसके आगे क्या होगा? तो सब अवश्य बैंक अकाउंट्स को हम इन्वेस्टिगेट तो करेंगे। सीज या फ्रीज करने की कार्रवाई बाद में आती है। और जो एडवर्टाइजर्स हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है, उनसे भी इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। उनको जानकारी थी या उनको मैनिपुलेट करके, उनको झूठी फिगर्स दिखाकर उनके साथ वो विक्टिम्स हैं क्या, उनको भी बुला के पूछताछ की जाएगी। और चैनल में जो ये हमने 3 चैनल्स के नाम लिए, इनमें कौन व्यक्ति इसके लिए जवाबदार है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कुछ व्यक्तियों को समन किया जाएगा, और ये रिपब्लिक चैनल में भी किस लेवल के व्यक्ति इस रैकेट में इन्वॉल्व थे, उनको हम इन्वेस्टिगेट अवश्य करेंगे। जी परमवीर जी, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये मैनिपुलेशन इस स्तर पर हो रही थी कि कोई चैनल, रिपब्लिक जैसा चैनल, अचानक नंबर 1 हो जाए? क्योंकि हम ये देख रहे थे दोनों चैनल, उनके अंग्रेजी और हिंदी, वो नंबर 1 है, और आज जो रेटिंग आई है उसमें भी वो नंबर 1 है। लेकिन दूसरी बात जो विरोधाभास है वो ये है कि पूरे देश में जिस तरह का कंटेंट वो दिखा रहे थे, उसको देखकर भी बहुत सारे दर्शकों में असंतोष था, और ये था कि ये जो कंटेंट है, ये ऐसा कैसे हुआ कि ये कंटेंट दिखाकर कोई चैनल नंबर 1 हो सकता है? तो आपको लगता है कि मैनिपुलेशन इतने बड़े लेवल की थी कि ये किसी चैनल को एकदम नंबर 1 पर ले जाए? देखिए, अभी तो हमको कुछ लिमिटेड नंबर ऐसे कस्टमर्स का मिला था जिनके पास सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई थी। उनको बुलाकर जब उनसे पूछताछ की गई तो ये सामने आया कि ये हकीकत है, उनको मैनिपुलेट किया गया था टीआरपी मैनिपुलेशन के लिए। और जो टोटल टीआरपी के बैरोमीटर्स लगाए गए हैं पूरे देश में सिर्फ 30,000 है। मुंबई जैसे शहर में 2,000 से कुछ कम है। अगर आप 50, 60, 100 बैरोमीटर्स को भी आप मैनिपुलेट कर लेते हैं मुंबई जैसे शहर में, उसका असर आपकी टीआरपी रेटिंग पे बहुत बड़ा पड़ता है। तो किस हद तक किया जा रहा था, कितने बैरोमीटर्स को मैनिपुलेट कौन सा चैनल कर रहा था, ये हमारा सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। लेकिन कुछ जो कस्टमर्स थे उन्होंने ऑलरेडी एडमिट कर लिया है कि उनको पैसा दिया गया सर्टेन टेलीविजन चैनल देखने के लिए। वो देख रहे हों या ना देख रहे हों, लेकिन उस चैनल को ऑन अवश्य रखा जाए अपने टेलीविजन सेट्स पर। जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस मॉडल मुंबई के बाहर भी चल रहा होगा, यानी महाराष्ट्र के दूसरी जगहों पर या देश में दूसरी जगहों पर? अगर मुंबई में चल रहा है तो मुझे लगता है कि अवश्य ही ये ना केवल महाराष्ट्र में, बाकी देश के अन्य क्षेत्रों में, अन्य सिटीज में, पूरे देश में भी इस प्रकार का रैकेट चल रहा होगा। जी परमवीर जी, मैं तो आपको बहुत समय से जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप दबाव में आने वाले अफसर नहीं हैं। लेकिन हमारे देश में ये माना जाता है कि मीडिया पर हाथ डालना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, और ख़ास तौर पर अगर कोई बहुत सेंसिटिव केस हो तो पुलिस वाले भी 50 बार सोचते हैं कि कहीं हाथ डालना है या नहीं डालना है। तो आपसे मैं ये डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर कभी कोई ऐसा दबाव आपने महसूस किया
क्योंकि आपने ये भी बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जो अभी आपने डील किया है, और इससे पहले सुशांत का मुद्दा भी बहुत सेंसिटिव था, और वहां पर भी आपने जो आपने पहले दिन कहा आप उसी पर लगातार उसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर बने रहे। अभी 2 दिन पहले भी आपने इंटरव्यू में वही बात कही जो आप 4 महीने पहले कह रहे थे। तो मैं दबाव के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, दीज 4 months मस्ट हैव बीन वेरी टफ फॉर यू। नहीं, एक्चुअली इतने दबाव वाले हमारे लिए नहीं थे। हमने एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया था, हमारी टीम एक प्रोफेशनल टीम थी, और हमने एक अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, सील्ड एनवेलप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हमने सबमिट की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखकर उस पर अपना सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया था, कहा था उसमें कोई गलती या कमी दिखाई नहीं देती। उसके बाद बिहार का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था, लेकिन हमसे कहा था कि हम अपना एटीआर का इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हैं। तो जब एक बार हमारे इन्वेस्टिगेशन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई थी, उन्होंने कहा था कि उसमें कोई कमी नहीं मिली उनको, तो हमें लगता था कि ये लोग जानबूझ के एक एजेंडा के तहत ये सब चला रहे हैं। मोटिवेटेड एक कैंपेन है मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्रेडिट करने के लिए। लेकिन जैसा हमने कहा कि हमें पूरा विश्वास था अपने प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन पे, अपनी फोर्स के ऊपर। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि ये पूरे प्रयत्न मुंबई पुलिस को डिमोरलाइज करने के, मुंबई पुलिस को डिस्क्रेडिट करने के ऐसे समय पे किए गए जबकि हमारी पुलिस एक युद्ध लड़ रही थी, एक लड़ाई लड़ रही थी कोविड के साथ, कोरोना के साथ। इस कोविड में मेरे 6000 से अधिक कर्मचारी अधिकारी उनको कोविड हुआ, मेरे 85 लोग शहीद हुए इस लड़ाई में। तो फोर्स का मोराल बढ़ाने की बजाय उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश एक ही बहुत ही भयानक डिजाइन था। मैं नहीं कहता कि मेरी फोर्स डिमोरलाइज हुई, लेकिन इस प्रकार का प्रयास अवश्य किया गया। जो ये भी इन्वेस्टिगेशन है, हमने अभी शुरुआत की है, एविडेंस हमको प्राप्त हो गई है, प्रेमा फेसाई कुछ एविडेंस मिली है कुछ लोगों के खिलाफ। कुछ और भी चैनल्स मैं कह सकता हूँ सामने आएंगे, उनके नाम अगर उनके बारे में एविडेंस मिलेगी तो मैं ये भी रूल आउट नहीं करता। लेकिन प्योरली हमारा जो इन्वेस्टिगेशन रहेगा वो इन्वेस्टिगेशन एविडेंस बेस्ड रहेगा, और प्रेशर में तो हम आने वाले नहीं हैं, ना हम पे कोई प्रेशर है। कुछ लोग अवश्य जो इसमें विक्टिम है या जो इसमें आरोपी हैं, वो हम पे प्रेशर लाने की कोशिश, कुछ शोर मचाया जा रहा है। जी, मैंने आज ही शाम को मैंने देखा कि जो लोग आरोपी हैं अब वो सीधे उल्टा आपके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है, उन्होंने एक दबाव बनाना शुरू कर दिया है, बदले की भावना हो रही है, यानी विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया है। वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। क्या आप इस लड़ाई के लिए भी तैयार हैं? तो पुलिस में जिस दिन नौकरी की थी लड़ाई लड़ने के लिए, तो नौकरी की थी, लड़ाई से तो हम डरते नहीं, पीछे नहीं हटते। लेकिन कौन सा आरोपी है जो कभी भी मानता है कि उसने आरोप किया है, उसने गुनाह कबूल किया है? करता है कभी कोई? तो डिफेंड करते हैं लोग अपने आप को, लेकिन हम तो प्योरली प्रोफेशनल एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ना किसी को टारगेट करेंगे, ना किसी को स्पेयर करेंगे। एंड जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो कोर्ट के सामने एविडेंस सबमिट की जाती है। सो इट विल बी अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन, and we will take it to logic. We have 3 months to investigate the matter. We'll take it to logical conclusion. जी, आपसे आखिरी सवाल ये है, कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब हम सब लोग, यानी जितने टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल हैं, लोग हमारे पास आते हैं विश्वास करके। अब आज आपने जो खुलासा किया है उससे ना सिर्फ एक चैनल पर फर्क पड़ेगा, उससे बाकी के चैनल्स पर भी फर्क पड़ेगा, और उससे जो टीआरपी नाम का ये जो बिजनेस मॉडल है इस पर भी लोग शक करने लगेंगे। तो क्या आपको लगता है कि पूरी इंडस्ट्री को ही करेक्शन की ज़रूरत है? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इस समय आपके पास है वो हमारे पास भी नहीं होगी। आपको सब पता होगा कि अंदर क्या चल रहा है इस पूरे बिजनेस मॉडल में, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? तो इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार का मैनिपुलेशन, इस प्रकार का टीआरपी मैनिपुलेशन, इस प्रकार का बिजनेस मॉडल, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कम चैनल्स के विरुद्ध हमको प्राप्त हुई है। ऐसा मैं नहीं कहता कि और किसी के चैनल के विरुद्ध इसके आगे से नहीं आ सकती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है, लिमिटेड है। कुछ 1, 2, 3 चैनल इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, और जैसे मैंने कहा कि इसका डायरेक्ट असर, टीआरपी का असर रेवेन्यूज पे पड़ता है। आपका कितना जनरेशन हो रहा है एड रेवेन्यू, उस पर फर्क पड़ता है। तो उसी लालच में आकर
अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया होगा, बट बाय एंड लार्ज इस प्रकार का बहुत ही वाइड स्प्रेड ये प्रैक्टिस है। सभी चैनल इस प्रकार की प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी हमारे सामने नहीं आई है। थैंक यू सो मच सर। और ये एक नया पोर्टफोलियो जो है आज आपके बायोडेटा में जुड़ गया है। ये भी एक नया इतिहास आपने रच दिया है। आज लोग आपको याद करेंगे इतिहास में इस टीआरपी स्कैम के लिए। और ये बहुत ही टेक्निकल मामला है। मतलब टीआरपी जो मीडिया के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग वो खुद भी इसको इतना नहीं समझ पाते। तो मुझे लगता है कि आपने काफ़ी मेहनत की होगी, आपका भी सर थोड़ी देर के लिए चकराया होगा, क्योंकि इट्स वेरी जी अभी भी चकरा रहा है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड नाइट। परमबीर सिंह जो बता रहे थे कि उन्होंने कैसे इस पूरे टीआरपी स्कैम के बारे में पता चला उन्हें, और कैसे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, और अब और आगे क्या हो सकता है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने जो कुछ हमें बताया है वो सुनकर आज आप सब दुखी हो गए होंगे। हम भी बहुत दुखी हैं। मीडिया का एक हिस्सा होने के नाते हमें भी काफ़ी धक्का लगा, बहुत दुख पहुंचा हमें भी, क्योंकि मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस स्तंभ को आज टीआरपी की दीमक खा गई। आपको याद है हमने 2-3 दिन पहले आपको यही डायग्राम दिखाया था, यही चार्ट दिखाया था, और हमने कहा था कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो कमजोर हो रहा है। और आज जो मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूं, इसमें आप ये देख पाएंगे कि ये जो मीडिया नाम का जो चौथा स्तंभ है, इसे टीआरपी नामक दीमक वो खा रही है। जो न्यूज चैनल इस स्तंभ को खंडित होने से बचाने का दावा करते थे, वो खुद आज इस स्तंभ को टीआरपी वाले हथौड़े से तोड़ते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। भारत में करीब 20 करोड़ परिवार टेलीविजन पर न्यूज देखते हैं, आपके जैसे जो इस समय हमें टीवी पर देख रहे हैं। और भारत के 100 करोड़ लोग अपने अपने स्मार्टफोन्स पर न्यूज के जरिए ये पता लगाना चाहते हैं कि देश में क्या चल रहा है। पत्रकार हमारे जैसे जो लोग होते हैं, हम जो एंकर हैं, हम एंकर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, हम एक्टर नहीं हैं। पत्रकार फिल्म प्रोड्यूसर नहीं होता, इसलिए पत्रकार एक्टिंग नहीं करता, बल्कि आपको सच दिखाता है। फिल्मों में और न्यूज़ में फ़र्क ये होता है कि फिल्म में जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो ये आपकी पसंद सोचकर लिखी जाती है, आपको क्या अच्छा लगेगा ये सोचकर फिल्म बनाई जाती है। और फिल्म का जब अंत किया जाता है, उसका जब क्लाइमैक्स आता है, वो भी ये सोचकर किया जाता है कि आपकी पसंद क्या होगी, आप किस डायलॉग पर ताली बजाएंगे, ये कहकर वो डायलॉग लिखा जाता है और फिर बोला जाता है। लेकिन न्यूज़ में ऐसा नहीं होता। न्यूज़ में सच दिखाया जाता है, चाहे वो आपको अच्छा लगे या खराब लगे। लेकिन हाल के कुछ समय में ऐसा होने लगा था कि न्यूज़ में भी वही डायलॉग्स बोले जा रहे थे जो इस बात को देखकर लिखे गए थे कि उन डायलॉग्स पर कितने लोग तालियां बजाएंगे, कितनी सीटियां बजेंगी। और न्यूज़ चैनल के जो एडिटर थे वो फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरह काम करने लगे थे। आज देश के 130 करोड़ लोगों के साथ हवा के रास्ते यानी एयरवेव्स के रास्ते एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुंबई पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है यह हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन पहले आपको इन आरोपों की गंभीरता को समझना होगा। ये बहुत गंभीर आरोप हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कैसे सोशल मीडिया पर बहुत आराम से फेक फॉलोअर्स और फेक लाइक्स खरीदे जा सकते हैं। ये बात हमने आपको टेलीविजन के माध्यम से बताई थी, लेकिन आज हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि अब फेक फॉलोअर्स और फेक लाइक्स इंटरनेट पर खरीदने का काम कुछ न्यूज़ चैनल्स भी कर रहे हैं। यानी आज हमारे देश ने फेक फॉलोअर्स से फेक टीआरपी तक का सफर तय कर लिया है। इससे पहले इंटरनेट पर फेक फॉलोअर्स खरीदे जाते थे, अब टीवी पर फेक टीआरपी खरीदी जा रही है। और इस सफर पर गर्व करने जैसा कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा लगभग हर न्यूज़ चैनल और हर न्यूज़ एंकर खुद को नंबर 1 बताता है। आजकल आपने देखा होगा, आप जिस भी चैनल पर जाएंगे, हर चैनल यही तो दावा करता है कि वो नंबर 1 है। सब आपको ये बताते हैं और दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में नंबर 1 है कौन, क्योंकि जो टीआरपी आती है उसको भी अगर आप अलग अलग भागों में खंडित करें तो हर चैनल असल में नंबर 1 बन सकता है। और नंबर 1 बनने की इस होड़ के पीछे यही टीआरपी की दौड़ है, क्योंकि जिसे जितनी टीआरपी मिलेगी उसे उतने ही विज्ञापन मिलेंगे, और जिसे जितने विज्ञापन मिलेंगे उसे उतना सफल माना जाएगा, उसको उतना ही पैसा मिलेगा। यानी ये एक बिजनेस मॉडल है। पहले आपने दर्शक जुटाए, नकली या असली कुछ भी हो सकता है, फिर आपने टीआरपी ली।
टीआरपी को बाजार में बेचा जाता है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि जब आप कोई चैनल देखते हैं उससे उस चैनल की टीआरपी बढ़ती है, उस टीआरपी को बाजार में विज्ञापनकर्ताओं के सामने बेचा जाता है। विज्ञापन आते हैं तो पैसा आता है। इसलिए चैनलों के लिए टीआरपी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही जैसे नेताओं के लिए वोट बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को 400-500 रुपए देकर टीआरपी बढ़ाने के लिए कहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक जमाने में कश्मीर में कुछ लोगों को 400-500 रुपए देकर सेना पर पत्थर मारने के लिए कहा जाता था, आपको याद होगा। यानी ये टीआरपी का नया बिजनेस मॉडल है जिसमें टीआरपी की सेल भी है और टीआरपी की चोरी भी है। टीआरपी की सेल लगी हुई है, खरीदने वाले खरीद रहे हैं और चोरी भी कर रहे हैं। जिस न्यूज चैनल पर यह आरोप लगा है वो एक फ्री टू एयर चैनल। अब आप ये समझिए कि ये पूरा बिजनेस मॉडल कैसे चलता है। दो तरह के चैनल होते हैं, एक फ्री टू एयर चैनल होता है जिसे हम अंग्रेजी में FTA कहते हैं, और एक होता है सब्सक्रिप्शन फीस वाला चैनल। यानी जो FTA होता है, फ्री टू एयर चैनल, इस चैनल को देखने के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी पड़ती, आप मुफ्त में उस चैनल को देख सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं चुकाते, उसे मुफ्त में कंज्यूम करते हैं, तो आप खुद एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। आपकी पसंद और नापसंद की नीलामी होने लगती है, आपकी वहां मौजूदगी की नीलामी होने लगती है और आपको एक तरफा खबरों का नशा करने पर मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन आज आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि जी न्यूज़ फ्री टू एयर चैनल नहीं है, ये एक पेड चैनल है। यानी इसकी सब्सक्रिप्शन फीस हमारे दर्शक देते हैं। यानी आप हमें जो पैसा देते हैं उसी पैसे से हम आप तक खबरें पहुंचाने का खर्च उठाते हैं। हालांकि हमारी जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो बहुत ही मामूली है, बहुत कम है। हालांकि हमें विज्ञापन भी मिलते हैं, लेकिन हमें मिलने वाले विज्ञापनों का एकमात्र पैमाना टीआरपी नहीं बल्कि आपका भरोसा भी है। और अगर आप अलग अलग चैनल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैनल सिर्फ टीआरपी पाने के लिए खबरें बनाता है और कौन सा चैनल आपका भरोसा जीतने के लिए खबरें बनाता है। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आज देश के सबसे बड़े साहित्यकारों में से एक मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि है। मुंशी प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने लोकप्रियता की खातिर अपने साहित्य के मापदंडों से कभी भी समझौता नहीं किया। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी एक कहानी में एक बार लिखा था, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? और अगर आज मुंशी प्रेमचंद जीवित होते तो यह खबर देखकर शायद कहते कि टीआरपी घटने के डर से ईमान की बात ना कहोगे। यह बहुत बड़ा सवाल है। आप टीआरपी घटने के डर से क्या सही बात कहना बंद कर दोगे? क्या ईमान की बात कहना बंद कर दोगे? आप यानी दर्शक कौन सा टीवी चैनल कितनी देर तक देखते हैं, इसके आधार पर उस चैनल पर चलने वाले विज्ञापनों की दर तय होती है। यही कारण है कि हर चैनल में नंबर 1 बनने की होड़ लगी है। कोई चैनल टीआरपी में किस नंबर पर है यह पता लगाने के लिए वर्ष 2010 में एक नए सिस्टम की शुरुआत की गई थी, क्योंकि इससे पहले जो कंपनी टीआरपी के आंकड़े जारी करती थी उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए थे। इसके बाद भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत एक नई एजेंसी बनाई गई। इस नई एजेंसी का नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क। बार्क में चैनलों और एडवर्टाइजर्स के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये टीआरपी मापने की एक बहुत बड़ी एजेंसी है और भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र एजेंसी है, एक ही एजेंसी है। चैनलों की रेटिंग पता करने के लिए बार्क ने देश भर में लगभग 44,000 बैरोमीटर लगा रखे हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में। हर टेलीविजन चैनल के प्रसारण के साथ एक खास फ्रीक्वेंसी का ऑडियो होता है। इस ऑडियो को हम और आप सुन नहीं सकते, लेकिन बार्क के बैरोमीटर इसे सुन सकते हैं। इसे ऑडियो वाटर मार्किंग कहते हैं। यह बहुत टेक्निकल मामला है। इससे यह पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति कितनी देर तक कौन सा चैनल देख रहा है। ये बैरोमीटर जिन 44,000 घरों में लगे हैं उनके कुल सदस्यों की संख्या 1,80,000 के लगभग है। तो एक बात जो आपको समझने वाली है वो ये कि जो पूरा डेटा टीआरपी का आता है ये सिर्फ लगभग 40,000 घरों से आता है। इस 135 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 40,000 घर, सोचिए, यानी 135 करोड़ आबादी वाले देश के लोग कौन सा चैनल देखते हैं इसका अनुमान लगाने के लिए जो सैंपल है वो हमारी जनसंख्या का मात्र 0.01% है। 0.01%, यानी 7,500 में से सिर्फ एक आदमी के ऊपर यह सैंपलिंग होती है। ये 1,80,000 लोग, सोचिए, 135 करोड़ लोगों के देश में
1,80,000 लोग जो चैनल और जो प्रोग्राम देखते हैं, उसी आधार पर यह मान लिया जाता है कि कौन सा चैनल किस नंबर पर है। ये 1,80,000 लोग जिस तरह के प्रोग्राम देखते हैं, वैसे ही प्रोग्राम सारे चैनल एक साथ दिखाने लगते हैं। और यही कारण है कि कई बार आप देखते होंगे कि हर न्यूज़ चैनल एक जैसे ही प्रोग्राम दिखाता है, एक जैसी हेडलाइंस होती हैं, बल्कि सारे न्यूज़ चैनल एक जैसे दिखते भी हैं। एक जैसी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, एक जैसी हेडलाइन आती है, एक जैसी भाषा होती है, रिपोर्टिंग करने का एक जैसा तरीका होता है, और जिस चीज़ की जो लहर चल रही होती है, हर चैनल पर वही चलता है। कभी सारे चैनलों पर कॉमेडी के शो दिखाए जाने लगते हैं। एक समय ऐसा भी था जब हर चैनल अपराध से जुड़ी खबरों को बड़ा चढ़ाकर दिखाता था, क्योंकि उसी में टीआरपी मिलती थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ये एक तरह की व्यापारिक मजबूरी है, क्योंकि इससे चैनलों के विज्ञापनों की दर तय होती है। किसी चैनल को जितनी ज़्यादा रेटिंग मिलती है, उससे उतने ही ज़्यादा विज्ञापन मिलते हैं। इन विज्ञापनों की दर भी रेटिंग के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। जितनी ज़्यादा टीआरपी उतनी ज़्यादा कीमत, जितनी कम टीआरपी उतनी कम कीमत। इससे उस चैनल की कमाई यानी रेवेन्यू पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और यही बिजनेस मॉडल है जिसने आज हमारी और आपकी पसंद नापसंद को भी एक तरह से हैक कर लिया है। और जो फ्री टू एयर चैनल होते हैं, जैसे रिपब्लिक टीवी है, फ्री टू एयर चैनल का सिर्फ एकमात्र जो साधन होता है कमाई का, वो है विज्ञापन। और विज्ञापनों के लिए टीआरपी बहुत जरूरी है। अब वो टीआरपी ईमानदारी से ली जाए या बेईमानी से ली जाए, लेकिन टीआरपी आनी चाहिए। ये जीवन और मरण का प्रश्न है। और खास तौर पर जो नए चैनल आए हैं, जो अभी हाल फिलहाल जो नए चैनल आए हैं, उनके लिए ये और भी बड़ी समस्या होती है। जी न्यूज़ देश का सबसे पुराना चैनल है, देश का सबसे बड़ा ब्रांड है। हम 26 साल से यही काम आपके सामने कर रहे हैं, आपको लगातार जिम्मेदारी से खबर दिखा रहे हैं। लेकिन जो नए चैनल हैं, वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, वो रातों रात अपने घाटे को कम करना चाहते हैं, वो रातों रात टीआरपी के चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंचना चाहते हैं। और इसलिए कई बार वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। टीआरपी खरीदने की कोशिश करते हैं, टीआरपी चुराने की कोशिश करते हैं, और न्यूज़ आपको इस तरीके से दिखाते हैं कि न्यूज़ मनोरंजन लगने लगे। क्योंकि जब आप मनोरंजन देखेंगे तो ज़्यादा संख्या में लोग देखेंगे, जिससे टीआरपी बढ़ेगी। समस्या यह है कि कुछ चैनलों ने टीआरपी के सिस्टम में भी सेंध लगाने की कोशिश की है। ये एक तरह का धोखा है जो इस देश के करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। टीआरपी के बैरोमीटर से छेड़छाड़ का ये रैकेट किस तरह काम करता था, इस बारे में मुंबई से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी। ये जो आप अभी मकान देख रहे हैं मुंबई में, इतने बड़ी संख्या में जो मकान हैं, इन मकानों में से न जाने किस में बार्क के बैरोमीटर लगे होंगे, न जाने किस मकान में ये सेटिंग हो चुकी होगी कि उस मकान में किसी खास चैनल को पैसा देकर चलाकर छोड़ दिया गया होगा, और उसकी रेटिंग यहीं कहीं से आ रही होगी, लेकिन आपको और हमको कभी पता नहीं चलेगा। और हम ये सोचते रहेंगे कि इस चैनल की खबरों को देखकर लोग प्रभावित हो रहे हैं। कि हम जो आपको डेमो बता रहे हैं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपको समझाने के लिए है। ये कोई असली लोकेशन बैरोमीटर की नहीं है, क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते कि बैरोमीटर कहाँ इंस्टॉल है। मुंबई भर की अगर बात करें तो मुंबई में 2000 से ज़्यादा जगहों पर बैरोमीटर इंस्टॉल किए गए हैं। दरअसल ये बैरोमीटर होता क्या है? ये बैरोमीटर आपके सेट टॉप बॉक्स के साथ जुड़ी हुई एक और मशीन होती है, जो लगातार ये मॉनिटर करती है कि आप दिन भर किस चैनल को कितने समय तक देख रहे हैं। अब ऐसे में ये एजेंसी क्या करती हैं, इन्हें ये लोकेशन पता होता है कि आखिर ये बैरोमीटर्स कहाँ लगे हुए हैं। ये उन घरों में जाते हैं जहाँ पर ये बैरोमीटर लगे गए हैं, और वहाँ जाकर के उन लोगों को पैसे देते हैं, 500 से 1000 रुपये देते हैं, और उनसे कहते हैं कि वो कोई एक निजी चैनल लगातार दिन भर चालू रखें, ताकि बैरोमीटर में यही डेटा रिकॉर्ड हो कि आप इसी चैनल को देख रहे हैं जिसको आपने यहाँ पर चालू रखा है। आज हम एक बहुत बड़ी खबर का विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत बड़े आरोप का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये आरोप एक देश के एक न्यूज चैनल पर लगा है कि वो टीआरपी की चोरी कर रहा था। ये आरोप है, इसकी जांच अभी आगे होगी, और जांच में क्या पता चलेगा ये सब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो आरोप हैं ये भी बहुत दुखी करने वाले हैं, ये भी बहुत परेशान करने वाले आरोप हैं। हर हफ्ते गुरुवार को टीवी रेटिंग जारी करने वाली एजेंसी बार्क ने नकली टीआरपी पर मुंबई पुलिस की इस जांच का स्वागत किया है। और बार्क के प्रवक्ता ने कहा है कि पहले भी जब गड़बड़ियों की शिकायतें मिली तब हर बार कार्रवाई की गई। हम तय
दिशा निर्देशों के अनुसार अपने पूरे सिस्टम की निगरानी करते हैं। हम मुंबई पुलिस की जांच का स्वागत करते हैं। उन्हें जांच में हमसे जो भी सहयोग चाहिए उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। ये बार्क का नया बयान आया है, स्टेटमेंट आई है। बार्क वो एजेंसी है जो ये टीआरपी रिलीज करती है, देश की सबसे बड़ी एजेंसी है और एकमात्र एजेंसी है। रिपब्लिक चैनल ने भी आज खुद पर लगे इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने एक बयान जारी किया है और इस चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी की तरफ से जारी बयान में मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि वो उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। रिपब्लिक चैनल की तरफ से जारी वो बयान इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो आरोप हैं मुंबई पुलिस द्वारा, ये सारे झूठे आरोप हैं। उन्होंने ऐसा कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये स्टेटमेंट में उन्होंने अभी तक इन पूरे आरोपों का खंडन किया है। जी न्यूज देश का सबसे पुराना और पहला प्राइवेट न्यूज चैनल है और जी न्यूज की शुरुआत आज से 26 वर्ष पहले हुई थी। इस समय जो आप देख रहे हैं ये देश का पहला न्यूज बुलेटिन है। 1994 में देश का पहला न्यूज बुलेटिन जब हमने लॉन्च किया था वो ऐसा दिखता था। तो जी टीवी का सफर, जी न्यूज का जो सफर है वो आज का नहीं है। हम पहले न्यूज चैनल थे इस देश के। उस जमाने में आज की तरह टीआरपी मापने का कोई पैमाना नहीं होता था। तब जी न्यूज को विज्ञापन कैसे मिलते थे, जी टीवी को विज्ञापन कैसे मिलते थे, क्योंकि उस जमाने में ना तो कोई और चैनल था, ना टीआरपी नापने के लिए कोई संस्था थी, ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी। तो ऐसे में आप विज्ञापनकर्ताओं के पास, कंपनियों के पास जब जाएंगे और कहेंगे कि इस चैनल पर विज्ञापन दीजिए, तो वो कौन सा डेटा देखकर आपको विज्ञापन देंगे, क्योंकि डेटा था ही नहीं। इस बारे में जी टीवी की स्थापना करने वाले जी टीवी के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एक बार एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया था जो आज आपको सुनना चाहिए। तब उन्होंने बताया था कि उस जमाने में जी टीवी को देश भर से लोग पोस्ट कार्ड्स और चिट्ठियां लिखा करते थे, क्योंकि जब दर्शक उस समय ना तो इंटरनेट था ना सोशल मीडिया था, तो दर्शक अपनी राय भेजें कैसे, दर्शक बताएं कैसे कि उन्हें कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगा, कौन सा खराब लगा, और अपनी राय, अपना फीडबैक कैसे दें। तो उस जमाने में, ये अर्ली 90s की बात है, लोग पोस्ट कार्ड लिखते थे और चिट्ठियां लिखते थे और हम जो पोस्ट बॉक्स नंबर दिया करते थे वहां पर वो भेज दिया करते थे। जी टीवी का तब देश भर से जी टीवी को हजारों और लाखों चिट्ठियां हर हफ्ते आया करती थी और हमारी सेल्स टीम को यही चिट्ठियां डॉक्टर सुभाष चंद्रा देते थे और उनसे कहते थे कि अब एडवर्टाइजर्स के पास इन चिट्ठियों को लेकर जाओ। इन चिट्ठियों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता था। जैसे पूर्वी भारत से आई चिट्ठियां अलग कर दी जाती थी, दक्षिण भारत से आई चिट्ठियां अलग, उत्तर भारत से आई चिट्ठियां अलग, दिल्ली से चिट्ठियां आई अलग हैं, मुंबई से चिट्ठियां आई अलग हैं, जिससे एडवर्टाइजर्स को यह पता चलता था कि किन किन इलाकों में लोग हमें देख रहे हैं और चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। तो हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट था वो हमारे एडवर्टाइजर्स को जब मिलने जाता था तो ये चिट्ठियां लेकर जाता था और उन्हें ये बताया जाता था कि ये चिट्ठियां देश के कोने कोने से आ रही हैं। तब इसी आधार पर हमने सबसे पहले विज्ञापन लेने शुरू किए थे। ये मौलिक व्यूअरशिप थी, जिसे आप कहते हैं ऑर्गेनिक व्यूअरशिप, असली व्यूअरशिप। जब दर्शक टीवी चैनल देखता है, उसे पसंद करता है और इतना प्रभावित होता है कि वो चिट्ठी लिखने का समय निकालता है और चिट्ठी लिखता है उस चैनल को और अपनी राय बताता है। और तब ऐसी लाखों चिट्ठियां हमारे पास आती थी। ये जो मैकेनिज्म था इसमें जरा सी भी मिलावट नहीं थी, पूरी तरह से प्योर था। लेकिन बाद में जब देश में नए नए न्यूज़ चैनल्स आने लगे तो ये एक उद्योग बन गया। जब और बाद में और दूसरे टीवी चैनल आ गए तो ये एक उद्योग बन गया। इसके बाद टीआरपी का पैमाना आया, नई टेक्नोलॉजी आई और देश के न्यूज़ चैनल्स में टीआरपी के हिसाब से कार्यक्रम बनने लगे, होड़ लग गई। देश के न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ रूम में जो पत्रकार थे वो ये सोचकर प्रोग्राम बनाने लगे कि किस कार्यक्रम में या किस खबर में ज़्यादा टीआरपी मिलेगी, क्योंकि उन्हें ये नहीं बताया जाता था कि लोकप्रियता का पैमाना विश्वसनीयता है, उन्हें यह बताया जाता था कि लोकप्रियता का पैमाना है टीआरपी। इसलिए वो चीज़ दिखाओ जिससे टीआरपी मिले।
राष्ट्र हित और समाज हित की खबरें छोड़कर आपको टीआरपी हित की खबरें उसके बाद मिलने लगी। और आज हालत ये हो गई है कि हमारे देश के मीडिया ने फेक फॉलोअर्स से फेक टीआरपी तक का सफर तय कर लिया है। इसके लिए कुछ हद तक देश के दर्शक भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि न्यूज चैनलों पर फरमाइशी खबरों का चित्रहार दिखाने वालों ने पत्रकारिता के साथ तो धोखा किया ही है, दर्शकों ने भी ये सोचा नहीं कि इससे पत्रकारिता को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक बार को तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है ये देखकर कि आप देख रहे हैं, लेकिन उन्हें गलत चीज दिखाने का प्रोत्साहन मिलता है। हमने कुछ दिन पहले ही आपको इस विषय में चेतावनी दी थी, आपको याद होगा। तब हमने जो बात कही थी वो आपको आज एक बार फिर से सुननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, ये टीआरपी स्कैम सामने आया है। और आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये बात हम आपको आज से नहीं वर्षों से कहते आए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने आपको ये बात कही थी, आज आपको हमारी वो पुरानी बात जरूर सुननी चाहिए। रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू को 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा लोग नापसंद यानी डिसलाइक कर चुके। आप सब ने इस इंटरव्यू को नापसंद कर दिया, डिसलाइक किया। लेकिन जब अगले हफ्ते टीआरपी आएगी और उसमें अगर यह आया कि यह इंटरव्यू सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंटरव्यू है, तो आप या देश या इस देश के जो लोग हैं वो क्या मानकर चले कि ये सबसे लोकप्रिय इंटरव्यू है या ये सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला इंटरव्यू है? और क्या सबसे ज्यादा देखे जाने वाली चीज को आप ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? क्या टीआरपी जो आती है किसी भी चैनल की, वो जनता की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व होता है या टीआरपी भी नकली होती है? ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है और बहुत बड़ी चुनौती है इस समय देश के लिए। न्यूज चैनल्स के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है और देश के लोगों के लिए यानी आपके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। और इसमें भी अब बहुत बड़े बदलाव का समय आ गया है। कुल मिलाकर न्यूज चैनल्स की इस नाट्यशाला में जब कोई खबर तैयार की जाती है तो उसमें सच नहीं, सिर्फ मसाला भरा होता है। और कई बार पत्रकार मसालेदार खबरों के लिए गिद्ध बन जाते हैं, ऐसे गिद्ध जिनके लिए टीआरपी से बढ़कर कुछ नहीं होता। और आज हम आपको पत्रकारिता के इन्हीं गिद्धों से एक बार फिर सावधान कर रहे हैं। न्यूज की इस नाट्यशाला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां जो चैनल किसी आरोपी का इंटरव्यू हासिल कर लेता है वो खुशी के मारे स्टेज पर नृत्य करने लगता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो पूरे स्टेज को ही आग लगाने की कोशिश करता है। ये बात हमने आपको 28 अगस्त को कही थी, इसलिए ये मत सोचिएगा क्योंकि आज ये सब बात आ गई, ये आरोप लग रहे हैं, इसलिए मैं आज आपसे ये बात कह रहा हूं। जी न्यूज पर हम हमेशा से आपको यही बात कहते आए हैं और आपको सावधान करते आए हैं। टीआरपी की ये जो रेस है ये पत्रकारिता के लिए भस्मासुर साबित हुई है। किसी न्यूज चैनल की सफलता का पैमाना टीआरपी को मान लिया गया है, जबकि सच ये है कि जब टीआरपी को मापने की शुरुआत हुई थी तो इसका मकसद दर्शकों के बीच किसी चैनल की लोकप्रियता मापना नहीं था, बल्कि ये जो पूरी व्यवस्था की गई थी ये एडवर्टाइजर्स के लिए की गई थी, उन कंपनियों के लिए की गई थी जो विज्ञापन देना चाहती थी, जबकि दर्शकों का इससे कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन आज टीआरपी के दम पर हर चैनल खुद को नंबर 1 साबित करने में जुटा है, आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि एडवर्टाइजर्स को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि पैसा वहीं से आएगा। न्यूज चैनल्स के रूप में इस समय पूरे देश में सच के अलग अलग लगभग 400 से ज्यादा दुकानें चल रही हैं। ये 400 दुकानें हैं न्यूज चैनल्स नाम की, और हर दुकान पर आपको एक अलग तरह का सच बेचा जाता है। सब यही कहते हैं मैं आपको सच दिखा रहा हूं, सब यही कहते हैं कि मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। टीवी पर जो न्यूज दिखाई जाती है उसके विज्ञापन का बाजार इस समय 3640 करोड़ रुपए का है, यानी लगभग 3600 करोड़ रुपए का पूरा बाजार है, जबकि टीवी पर विज्ञापन का कुल बाजार 32,000 करोड़ रुपए का है। यानी टोटल जो टीवी है उसमें चाहे आप एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स कुछ भी ले लीजिए, वो 32,000 करोड़ का बाजार है। लेकिन जो न्यूज चैनल हैं उसका बाजार जो है वो 3600 करोड़ रुपए का है। तो आज हमने ये एक आपके लिए फॉर्मूला तैयार किया है। न्यूज चैनल हैं हमारे देश में लगभग 400 और विज्ञापन का जो बाजार है वो है लगभग 3600 करोड़ का। और जैसे जैसे टीआरपी ऊपर जाती है देखिए वैसे वैसे पैसा आना शुरू हो जाता है। और ये जो 400 न्यूज चैनल्स हैं विज्ञापन के इसी बाजार में अपना अपना हिस्सा ढूंढ रहे हैं। जो पाई है पूरी इसमें ये अपना अपना हिस्सा ढूंढ रहे हैं। 32,000 करोड़ टोटल टीवी का रेवेन्यू है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें सब तरह के चैनल शामिल हैं।
और 3600 करोड़ जो है वो न्यूज चैनल का टोटल बाजार है। किसे कितनी टीआरपी मिलेगी और किसे कितना विज्ञापन, ये दोनों व्यवस्थाएं समानांतर रूप से चलती हैं और इसी की लड़ाई ने पत्रकारिता की आज ये हालत कर दी है। जैसे जैसे टीआरपी बढ़ती है वैसे वैसे चैनलों के पास विज्ञापन के रूप में ज्यादा पैसा आता है और जैसे जैसे टीआरपी घटती है ये पैसा भी कम होने लगता है। और ये जो दबाव है, इस दबाव ने ही न्यूज़ चैनल के जो एडिटर हैं उन्हें पत्रकार से फिल्म प्रोड्यूसर बना दिया है, उन्हें पत्रकार से फिल्म डायरेक्टर बना दिया है, पत्रकारों को फिल्मों का लेखक बना दिया है। अब वो फिल्मों की कहानियां लिखते हैं, फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते हैं और न्यूज़ का नाम देकर उसके ऊपर न्यूज़ का लेबल चिपकाकर आपके सामने पेश कर देते हैं। आपको वो सारी चीज़ें बड़ी मीठी लगती हैं, मनमोहक लगती हैं, आपको बहुत प्रभावित करती हैं, आप आकर्षित होते हैं क्योंकि उसमें मनोरंजन है, उसमें एक सस्तापन है, उसमें एक मसाला है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप पान की दुकान पर कहीं खड़े हुए गप मार रहे हैं और आपको अड़ोस पड़ोस की सारी वो खबरें मिल रही हैं जो शायद आपको किसी शालीन आदमी के साथ बैठकर नहीं मिलेंगी। इसलिए लोग न्यूज़ चैनल देखना शुरू कर देते हैं और हालत अब ऐसी हो गई है कि देश के ज़्यादातर परिवार अपने बच्चों को ये कहते हैं कि वो न्यूज़ चैनल ना देखें। तो टीआरपी घोटाले की ये पूरी खबर देखने के बाद आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि टेलीविजन रेटिंग और विज्ञापनों के करोड़ों रुपए के इस कारोबार पर नियंत्रण के लिए क्या कोई कानून है या नहीं। आज जो टीआरपी घोटाला सामने आया है उसके बाद ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इससे न सिर्फ न्यूज़ चैनल्स बल्कि पूरी मीडिया की विश्वसनीयता पर दाग लगा है। अभी पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री 1995 के केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत आती है। इस कानून के तहत सभी टीवी चैनल्स के लिए कुछ नियम कायदे तय किए गए हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल्स के कंटेंट पर अभी कोई नियंत्रण नहीं है। इसके लिए जो व्यवस्था है उसे सेल्फ रेगुलेशन या आत्म नियंत्रण कहा जाता है। यानी ये न्यूज़ चैनल्स पर छोड़ दिया गया है कि वो अपने आप को नियंत्रित करें खुद अपने हिसाब से। उनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई सरकार उन पर नियंत्रण नहीं करेगी। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या यही व्यवस्था काफ़ी है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी आज सामने आई है उससे पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जहां तक न्यूज़ चैनल्स का सवाल है, उनके लिए रेटिंग का एकमात्र पैमाना उनकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, ना कि सिर्फ टीआरपी, क्योंकि यही वो पैमाना है जिसकी कोई हैकिंग नहीं कर सकता। आपकी विश्वसनीयता को आपसे कोई नहीं छीन सकता। टीआरपी को छीना जा सकता है, टीआरपी को चुराया भी जा सकता है, टीआरपी को बेचा भी जा सकता है, खरीदा भी जा सकता है, लेकिन विश्वास, भरोसा एक ऐसी चीज है जो ना तो बिक सकती है, ना खरीदी जा सकती है और ना ही इसे चुराया जा सकता है। इसलिए हमारी आज आपको यही राय रहेगी कि आप किस पर विश्वास करते हैं, किस पर भरोसा करते हैं, उस चैनल को देखिए। मनोरंजक कौन सा चैनल ज्यादा आपको लगता है, इस पर मत जाइए। आज इस टीआरपी वाले भ्रष्टाचार के संदर्भ में हमें मुंशी प्रेमचंद की एक और बात याद आ रही है। मुंशी प्रेमचंद, आपसे भी एक सवाल है, अगर मुंशी प्रेमचंद आज होते, वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, अगर आज वो हमारे इस युग में होते तो टीवी चैनल्स पर उनकी रेटिंग क्या आती, उनकी टीआरपी क्या आती, आज के न्यूज़ चैनल्स उन्हें कितना मान सम्मान देते, उन्हें अपने चैनल पर कितना स्थान देते और उनके इंटरव्यू को क्या आप देखते। मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद का इंटरव्यू भी आ रहा है किसी चैनल पर और किसी चैनल पर किसी फिल्म स्टार का भी आ रहा है, किसे देखेंगे आप। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी मशहूर रचना नमक का दरोगा में लिखा था, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ झरना है जिससे सदैव प्यास बुझती है। ऊपरी आय मतलब रिश्वत। अगर आप इसे आज के न्यूज़ चैनल्स के संदर्भ में देखें तो आप कह सकते हैं सच्ची पत्रकारिता तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देती है और घटते घटते लुप्त हो जाती है। लेकिन टीआरपी बहता हुआ झरना है जिससे सदैव पत्रकारों की, मीडिया की और एडवर्टाइजर्स की प्यास बुझती है। लेकिन ये प्यास देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए आज हम प्रेमचंद को याद कर रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद को याद कर रहे हैं। आज न्यूज़ चैनल्स के लिए टीआरपी कुछ वैसे ही है जैसे किसानों के लिए उनकी फसल होती है, पैदावार, नेताओं के लिए वोट, फिल्म कलाकारों के लिए उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन,
क्रिकेटर्स के लिए उनके रन और उनकी विकेट। न्यूज चैनल के लिए टीआरपी एक पवित्र पैमाने जैसा है और कोई न्यूज चैनल जब इस पैमाने से छेड़छाड़ करने लगे तो समझिए वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, क्योंकि वो नकली लोकप्रियता को खरीद रहा है। और इससे छेड़छाड़ के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में ज्यादातर दर्शक न्यूज चैनल्स को मुफ्त में देखना पसंद करते हैं। जैसा हमने आपको शुरू में बताया, ज्यादातर चैनल्स फ्री टू एयर चैनल्स हैं, यानी वो मुफ्त आते हैं आपके घर में, आपको उसके लिए एक पैसा भी नहीं देना। आप मुफ्त में देखना चाहते हैं, आप न्यूज़ के लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहते, और इसी वजह से न्यूज़ चैनल्स के लिए टीआरपी में हिस्सेदारी बहुत अहम हो जाती है। टीआरपी के लिए उछल कूद करना, शोर शराबा करना, हंगामा खड़ा करना, अपमानजनक बातें करना, अपमानजनक डिबेट्स करना, ये सब टीआरपी के शोर शॉर्ट फॉर्मूले हैं। और इसीलिए तो न्यूज़ चैनल्स को ये करना पड़ता है, क्योंकि इससे टीआरपी आती है, टीआरपी से पैसा आता है और कर्मचारियों की तनख्वाह उसी पैसे से जाती है, और जो लोग प्रोमोटर्स होते हैं उनको भी उसी से मुनाफा मिलता है। ठीक वैसे ही जैसा मुनाफा कमाने के लिए हमारे देश में दूध बेचने वाले दूध में पानी मिलाने लगते हैं, दुकानदार तराजू में छेड़छाड़ करते हैं, ऐसी ही मिलावट बीते कुछ समय से खबरों में भी दिख रही है। लेकिन अब टीआरपी खरीदने के लिए घूसखोरी भी शुरू हो गई है, इसलिए अब बहुत समय से आपको मिलावटी खबरें देखने को मिल रही हैं, और जी न्यूज़ ने हमेशा आपको इस बात के लिए आगाह किया है कि मिलावटी खबरें उतनी ही खतरनाक हैं जितना मिलावटी सामान, जितना मिलावटी दूध, मिलावटी घी, मिलावटी खाने का सामान, या मिलावटी कोई अगर आप बिल्डिंग का सामान लेते हैं उसमें अगर मिलावट हो जाए, कोई भी मिलावटी सामान जितना खतरनाक होगा, मिलावटी खबर भी उतनी ही खतरनाक है। आज भारत के महान सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की भी पुण्यतिथि है। वर्ष 1979 में यानी 41 वर्ष पहले आज ही के दिन पटना में उनका निधन हुआ था। वो आपातकाल और आपातकाल लागू करने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के धुर विरोधी थे। अगर आज जेपी होते, जब जेपी थे जिस जमाने में, तब तो कोई टीवी चैनल था ही नहीं, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अगर आज जेपी होते तो न्यूज चैनल्स में उन्हें क्या स्थान मिलता और उनकी टीआरपी क्या होती। जिस प्रकार आपातकाल का लागू होना भारत के इतिहास में काला दिन माना जाता है, उसी प्रकार के आज के दिन को आप पत्रकारिता का काला दिन कह सकते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने एक बार कहा था, मेरी रुचि सत्ता में नहीं बल्कि लोगों द्वारा सत्ता के नियंत्रण में है। आज अगर वो जीवित होते तो शायद वो पत्रकारिता के इस दौर का विरोध करते और कहते, खबरों का नियंत्रण टीआरपी के मीटर के पास नहीं बल्कि जनता के हाथ में होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने जब आपातकाल और इंदिरा गांधी की राजनीति का विरोध शुरू किया था, तब उनके साथ देश के लाखों करोड़ों लोग उठकर खड़े हो गए थे, उनका समर्थन उनके पीछे पीछे आ गए थे। जेपी की लोकप्रियता का आलम यह था, जो आज आपको समझना चाहिए, कि जब 7 फरवरी 1977 को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली को संबोधित करने का फैसला किया, तो उनकी इस विशाल रैली को रोकने के लिए, कमजोर करने के लिए उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने दूरदर्शन पर मशहूर हिंदी फिल्म बॉबी दिखाने का फैसला किया था। इंदिरा गांधी को उम्मीद थी कि अगर टीवी पर बॉबी फिल्म का प्रसारण कर देंगे तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, वो बॉबी फिल्म देखेंगे और जेपी के इस रैली में वो नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इसका विपरीत, ठीक उल्टा हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ और जेपी की इस रैली में हिस्सा लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इंदिरा गांधी का सिंहासन हिल गया। लोगों ने बॉबी को ठुकरा दिया। उस जमाने में टीआरपी तो नहीं होती थी, लेकिन फिल्म बॉबी को इंदिरा गांधी ने उस समय लोकप्रियता का पैमाना मान लिया था। यानी उस समय की जो टीआरपी थी वो इंदिरा गांधी को लगा कि वो बॉबी के साथ है। आज देश की जनता को गुमराह करने के लिए फिल्में तो नहीं दिखाई जा रही, लेकिन न्यूज चैनल को ही फिल्मी बना दिया गया है और घटिया फिल्म में होने वाली एक्टिंग आजकल न्यूज चैनल्स पर आपको देखने को मिलेगी। उस समय इंदिरा गांधी ने मार खाई थी और इंदिरा गांधी का ये जो फैसला था ये गलत साबित हुआ था कि लोग बॉबी देखेंगे और जेपी को भूल जाएंगे। लोगों ने बॉबी को छोड़ दिया और जेपी के पीछे पीछे आ गए। आज भी अगर आप ऑर्गेनिक रेटिंग, असली रेटिंग, शुद्ध रेटिंग में जाना चाहते हैं तो फिर आज भी आपको उन्हीं फॉर्मूले को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने ध्यान दिया होगा, जिन फिल्मों का कंटेंट अच्छा नहीं होता, चीप यानी घटिया होता है, वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती।
इससे उस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को भी नुकसान होता है और उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर उन्हें नई फिल्में मिलनी बंद हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूज़ चैनल्स के मामले में इसका विपरीत होता है? आपको याद होगा एक समय ऐसा था जब न्यूज़ चैनल्स राखी सावंत की खबरें दिखाया करते थे, और राखी सावंत को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं अगर वो हमें देख रही होंगी, और वो भी जानती होंगी कि राखी सावंत की खबरें एक ज़माने में पूरे न्यूज़ चैनल्स पर छाई रहती थी और राखी सावंत को टीआरपी का श्योर शॉट फॉर्मूला माना जाता था। उनकी खबरें दिखाएंगे तो टीआरपी पक्का मिलेगी। लेकिन इस टीआरपी के बावजूद राखी सावंत को कभी भी बड़ी फिल्में या सीरियल्स नहीं मिले, और जो फिल्में उन्होंने की भी वो कभी चली नहीं। तो ऐसा कैसे हुआ कि राखी सावंत की जब फिल्म आती है तो वो नहीं चलती, लेकिन न्यूज़ चैनल पर राखी सावंत सुपरहिट है? इसी तरह एक ज़माने में न्यूज़ चैनल्स पर नाग नागिन और एलियंस जैसी खबरें दिखाई जाती थी, जादू टोने की खबरें दिखाई जाती थी। ऐसी खबरों को भी अच्छी खासी टीआरपी मिलती थी। इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं, जब घटिया कंटेंट पर आधारित फिल्में नहीं चलती तो न्यूज़ चैनल्स पर सस्ता कंटेंट इतना लोकप्रिय कैसे हो जाता है? इसका मतलब इस टीआरपी में कुछ खामी है। आप इसके बारे में सोचिएगा। और अब हम आपको जो खबर दिखाएंगे, जिसे दिखाकर शायद हमें बिल्कुल भी टीआरपी नहीं मिलेगी। टीआरपी के मामले में यह आत्महत्या वाली खबर है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते हैं। यह खबर आज आपको देखनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि खरीदी गई टीआरपी और असली टीआरपी में क्या फर्क होता है। अब देखिए असली टीआरपी। दिल्ली के मालवीय नगर में एक छोटी सी दुकान है जिसका नाम है बाबा का ढाबा। आज से पहले इस ढाबे को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज दिन भर सोशल मीडिया पर हैशटैग बाबा का ढाबा ट्रेंड कर रहा था। सोशल मीडिया पर इस गरीब और बूढ़े दंपति का वीडियो शायद अब तक आपने भी देख लिया होगा। लॉकडाउन के बाद इनके ढाबे की कमाई लगभग बंद हो गई थी, लोग खाना खाने नहीं आ रहे थे। हालांकि सोशल मीडिया पर हुई जन क्रांति के बाद आज इनके ढाबे पर सैकड़ों लोग मदद करने के लिए पहुंच गए। सबसे पहले आप इस बुजुर्ग दंपति का भावुक कर देने वाला ये वीडियो देखिए और फिर हम आपको असली टीआरपी वाली इस खबर की पूरी जानकारी देंगे। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की। बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा, और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल की है आप? तो अंकल कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम कर रहे हैं 88 से। सन 88 से ये काम कर रहे हैं आप? अच्छा, तो अंकल क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? दाल चावल सब्जी है। तो ये देखिए जी, आंटी जो है अपने हाथों से यहाँ पे रोटी बनाती हैं तवे की, और बहुत 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 ज्यादा मेहनत करते हैं दोनों मिलके यहाँ पे। ये देखिए जी, ये है इनके चावल। ये चावल है 3 पाव। अच्छा जी, तो ये आप ये भी नहीं बिक पाते? नहीं सर, नहीं बिक पाते। चिंता मत करो अंकल, अब मैं आपकी जो ये वीडियो है ना, हम कोशिश करेंगे कि इतनी ज्यादा वायरल करें, और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी इनको हमारी जरूरत है, करिए। अंकल रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए, बिल्कुल मत रोइए। ये जिन बुजुर्ग को अभी आपने देखा, एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं, बहुत बुरी हालत में है क्योंकि इनका जो बिजनेस था वो बिल्कुल लगभग बंद होने की कगार पर था। इनके पास फेक फॉलोअर्स खरीदने के पैसे नहीं हैं, इनके पास बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज को अपने प्रचार में लगाने का पैसा नहीं है, इनके पास झूठी रेटिंग्स लेने का भी पैसा नहीं है, और ना ही अपने आप को ट्रेंड कराने के इनके पास कोई रिसोर्सेज हैं। इन्हें देखकर आपको भी बुरा लगा होगा। लगभग 80 वर्ष की उम्र में भी कांता प्रसाद और उनकी पत्नी इस तरह काम करने पर मजबूर हैं। 80 साल के हैं ये, इनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं, लेकिन कोई इनकी मदद नहीं करता, और इस दुकान का सारा काम ये दोनों बुजुर्ग खुद ही मिलकर करते हैं। लेकिन अब सैकड़ों लोग एक ही दिन में इनकी मदद करने के लिए पहुंच गए, और आज दिल्ली के दूर दूर के इलाकों से भी लोग इनकी इस दुकान पर आए खाना खाने के लिए। भीड़ देखिए आप, कल तक जहां एक व्यक्ति नहीं था, कितनी भीड़ आज हो गई। सोशल मीडिया पर आम जनता ने इनके एक वीडियो को शेयर करके लोगों से मदद की अपील की। ट्विटर पर सिर्फ 24 घंटे में ही इनके वीडियो को 36 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इतना वीडियो का सर्कुलेशन किसी बड़े बड़े फिल्म स्टार के वीडियो को भी इतना नहीं देखा जाता जितना इनके वीडियो को देखा गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर प्रचार की वजह से आज इनकी दुकान का खाना कुछ ही घंटों में
खत्म हो गया। कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। आज खाना खत्म हो गया सारा? हाँ जी हाँ, आज खाना सारा खत्म हो गया। कल तक क्या होता था? खाना बिकता था, नहीं बिकता था? कल तक हमारे घर तक सारे खाना बच जाते थे, सुबह से शाम तक 3 पाव चावल नहीं निकलता था। आज तो हमने 1 किलो चावल बनाया है। अच्छा। और दाल भी हमने हमारी 3 पाव बनी है, दाल भी निकल गई है। हाँ, सोशल मीडिया की ही ताकत है, और मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया के 2 पहलू हैं, पॉजिटिव भी है। लोग नेगेटिव को बहुत ज़्यादा मायने देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को देखें, उसकी हमेशा 2 साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव से ऐसा रिजल्ट मिल सकता है और ऐसी भीड़ लग सकती है और इतनी वायरल हो सकती है, तो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ नॉट बैड। जिस लड़के को अभी आपने देखा, इसका नाम गौरव है, ये एक यूट्यूबर है और इसी ने सबसे पहले इस बुजुर्ग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। और आप देखिए, इसके पीछे कोई पीआर एजेंसी नहीं है, कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, कोई पत्रकार नहीं है। बिल्कुल अपने आप ऑर्गेनिक तरीके से ये वीडियो फैला और उसके बाद वायरल हो गया। ये असली टीआरपी है, इसको कहते हैं असली टीआरपी। और आपको इस टीआरपी में विश्वास करना चाहिए। आपने एक फर्क ये भी देखा होगा, नकली जो टीआरपी होती है वो नकारात्मकता फैलाती है, उसको देखकर आपको सिर में दर्द होता है और आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ नेगेटिविटी है। लेकिन जो असली टीआरपी होती है, जैसे ये कहानी, ये पॉजिटिव है, ये सकारात्मकता फैलाती है। ये देखकर आपको अच्छा लगेगा, ये देखकर आपको लगेगा कि सोशल मीडिया की ताकत अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल की जाए तो उससे कितने लोगों के जीवन में एक सुधार आ सकता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि दिल्ली में लोग दूसरों की मदद नहीं करते। बड़े बेदर्दों की नगरी है दिल्ली। कुछ लोग तो कहते हैं दिल्ली दिलवालों की, लेकिन यह देखकर आपको लगेगा दिल्ली वाकई दिलवालों की है। यहां के लोगों को खुद के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं, ऐसा आपने सुना होगा। हालांकि इस बुजुर्ग दंपति को राशन और आर्थिक मदद देने के लिए आम आदमी ही सबसे पहले सामने आया। अब तक इनके लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा इकट्ठा हो चुके हैं 2 दिन में। और इस बुजुर्ग दंपति ने अब खुद ही लोगों को मदद रोक देने के लिए कहा है और कहा है भाई अब हमें और पैसा नहीं चाहिए, यानी इन्हें अब और सहायता नहीं चाहिए। अब आप समझ सकते हैं ये लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन इन्हें जरूरत से ज्यादा मदद नहीं चाहिए। इस बुजुर्ग दंपति को मिली सहायता एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इसके लिए हम आप सबका धन्यवाद देते हैं। सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने मुहिम चलाई उनका धन्यवाद देते हैं। आपकी कोशिशों के बिना ये संभव नहीं हो पाता। कल हमने व्हाट्सएप में देखा था, इनका आया था क्लिप, तो हमें बड़ा फील हुआ कि इस एज में भी बेचारे रो रहे हैं, इनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, जो अगर मेहनत से कमा भी रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो अपना जो इंसानी फर्ज बना मैंने वो किया। कल मैंने वीडियो देखा, मुझे रात में रहा नहीं गया। अपने बच्चों को बोला कि हफ्ते के 2 दिन खाना मैं बाबा जी के ढाबे से ले आऊँगा। अच्छा। ठीक है, और बाबा जी के मैं हर हफ्ते मिल के आऊँगा, उनसे जो भी समस्या होगी, जो मेरे लायक होगा, मैं उनकी दूर करूँगा। बस मैं 30 ईयर से इसको देख रहा हूँ। ये पहले चाय की दुकान थी, चाय के बाद ये दुकान बनी है और ये खाना बनाने का काम बहुत अच्छा करते हैं। एक जना कहता है मैं 5 लाख रुपए देना चाहता हूँ, कोई कह रहा है 500 देना चाहता हूँ, कोई कह रहा है 25,000 देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आने लग गए, तो उनके लिए वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ मैं कि कैसे मदद करी जा सके, मैं भी कर सकूँ और लोग कर सके। बहुत लोगों को मैंने गूगल लोकेशन भी भेजी है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए, विश्वास यानी भरोसा, विश्वास को न तो खरीदा जा सकता है, विश्वास को न बेचा जा सकता है और विश्वास को न ही कोई चुरा सकता है। इसलिए विश्वास की पूंजी को हमेशा संभाल कर रखिए और जिन न्यूज़ चैनल्स पर आपको विश्वास है, भरोसा है, जिन पत्रकारों पर आपको विश्वास है, भरोसा है, उन पर अपना विश्वास कायम रखिए, उन्हें देखिए और हमेशा ये मत सोचिए कि आप मुफ्त में न्यूज़ देखना चाहते हैं। अगर आप अच्छी न्यूज़ देखना चाहते हैं, अच्छी न्यूज़ में पैसा भी लगता है, खर्चा भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है। न्यूज़ चैनल चलाने में बहुत पैसा लगता है जो शायद अभी हमने आपको नहीं बताया। और अगर आप क्वालिटी न्यूज़ देखना चाहते हैं, अच्छे स्तर की विश्व स्तरीय न्यूज़ देखना चाहते हैं, तो उस पर 1 या 2 रुपए प्रति माह अगर आपने खर्चा भी कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप महीने में 1 रुपया या 2 रुपया खर्च करके एक अच्छे न्यूज़ चैनल पर अच्छी खबर देखेंगे तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप न जाने कितनी छोटी मोटी चीज़ों में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये आप लगा देते हैं।
बहुत सारे लोग तो पान मसाला खाने में इतना पैसा लगा देते हैं, बहुत सारे लोग पान बीड़ी में इतना पैसा खर्च कर देते हैं और दूसरे शौक पूरा करने के लिए पैसा खर्च कर देते हैं। तो क्या आप 1 रुपया 1 महीने में या 2 रुपया 1 महीने में अच्छी खबर देखने के लिए खर्च नहीं कर सकते? इसके बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इससे जो मुफ्त में न्यूज देखने की ये जो पूरी परंपरा है और जो बिजनेस मॉडल है, इससे न्यूज चैनल बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद आपको साफ सुथरी और सही न्यूज वो दे पाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.